वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम सितंबर महीने के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल चन्नापटना टॉयज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कोविड-19 की महामारी की वजह से चन्नापटना टॉयज इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। चन्नापटना टॉयज इंडस्ट्री कहाँ पर है? कर्नाटक में रामनागरा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है चन्नापटना, वहाँ पर है चन्नापटना टॉयज की इंडस्ट्री। ये टॉयज जो हैं खास तरह की लकड़ी से बनाए जाते हैं। जीआई टैग मिला हुआ है चन्नापटना टॉयज को। इन टॉयज की पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से चन्नापटना को गोम्बेगाला ओरू के नाम से भी जाना जाता है। गोम्बेगाला ओरू ऑफ कर्नाटक मतलब टॉय टाउन ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक का खिलौनों का कस्बा। परंपरागत रूप से देखो राइटिया टिंक्टोरिया ट्री की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है इस खिलौनों को बनाने में, जिन्हें आले मारा भी कहा जाता है, यानी हाथी दांत की लकड़ी। और इस टाउन में खिलौने को बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कई तो देखो 200 साल पुराने हैं, उनको ट्रेस किया जा सकता है इवन हैदर अली और टीपू सुल्तान के ईरा से। इन टॉयज को बनाने में वेजिटेबल डाइज का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये जो टॉयज हैं, खिलौने हैं, बच्चों के लिए सेफ होते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हम्पी के बारे में है। कंटेस्ट ये है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया हम्पी के ऊपर। देखो अपना देश वेबिनार सीरीज में हम्पी के बारे में हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्थान है, इसके बारे में यूपीएससी ऑलरेडी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुकी है और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ये देखो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ईस्ट सेंट्रल कर्नाटक में है। आप लोकेशन देखिए हम्पी की, ये है कर्नाटक और ईस्ट सेंट्रल कर्नाटक में है हम्पी। ओरिजिन की बात करें, देखो इस सिटी का नाम ड्राइव होता है पैम्पा से। पैम्पा एक पुराना नाम है तुंगभद्रा रिवर का। तुंगभद्रा रिवर के किनारे पर ये सिटी हम्पी बसी हुई है। ये 14th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। बहुत ही सुंदर सिटी थी ये। 1500 एडी के आसपास हम्पी विजयनगर वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट मेडिवल ईरा सिटी हुआ करती थी बीजिंग के बाद, यानी बीजिंग मेडिवल ईरा की सबसे बड़ी सिटी और दूसरे नंबर पे हम्पी का नंबर आता था। और उस समय कहा जाता था ये सिटी इंडिया की सबसे अमीर सिटी थी। उस समय इस सिटी में दूर दराज के एरिया से ट्रेडर्स आते थे, पर्सिया से, पुर्तगाल से। हम्पी में ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स थी उनमें ए होल पतादकल स्टाइल का आर्किटेक्चर फॉलो किया गया है। वैसे देखो कुछ बिल्डिंग्स, फॉर एग्जांपल लोटस महल, पब्लिक बाथ और एलिफेंट स्टेबल्स, इनमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की झलक भी देखने को मिलती है। हम्पी के कुछ इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स की अगर हम बात करें, विरूपक्ष टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है, इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। ये भगवान विरूपक्ष को डेडिकेटेड है, जो भगवान शिव की एक फॉर्म है। वैसे देखो हेमकुंटा हिल्स, ये विरूपक्ष टेम्पल के साउथ में है। ये हिल्स हेमकुंटा हिल्स, फिर से बोलता हूँ, विरूपक्ष जो टेम्पल है उसके साउथ में है हेमकुंटा हिल्स। यहाँ पर पुराने खंडर, जैन टेम्पल्स, मोनोलिथिक स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा जो कि भगवान विष्णु की एक फॉर्म है, ये सब देखने को मिलता है। मोनोलिथिक का क्या मतलब होता है? जब देखो एक ही पत्थर से काट के कोई मूर्ति बनाई जाती है या फिर कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसे कहा जाता है मोनोलिथिक। यहाँ पे जो विट्ठल टेम्पल है उसे बनाया गया था 16वीं शताब्दी में। विट्ठल टेम्पल अब एक वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है। वैसे ये टेम्पल अपने म्यूजिकल पिलर्स के लिए भी फेमस है। मतलब टेम्पल में जो कॉलम्स हैं, पिलर्स हैं, उन पर आप थपकी दोगे, टैप करोगे तो म्यूजिकल आवाज़ आएगी। वैसे आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि हम्पी सिटी इतनी ज़्यादा बढ़िया सिटी थी, मतलब बीजिंग के बाद दूसरे नंबर पे एशिया की सबसे बड़ी सिटी थी, तो आज क्या हुआ? बीजिंग तो अभी भी है, तो हम्पी के साथ क्या हुआ? देखो 1565 में क्या हुआ था,
विजयनगर एम्पायर लड़ाई हार गया था मुस्लिम सल्तनत्स के कोलिशन से। उसके बाद तो ये जो कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की हम्पी, इसे भी जीत लिया गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूटपाट हुई। जो मुस्लिम सल्तनत्स की आर्मीज थी उन्होंने इस सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब जो भी मोनूमेंट मौजूद हैं वो तो सिर्फ रिमेन्स हैं। एक्चुअल में सिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। चलते हैं आगे। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो KN दीक्षित कमेटी के बारे में है। ये जो KN दीक्षित कमेटी है इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इस्टेब्लिश किया है। ये एक्सपर्ट कमेटी है जिसको काम दिया गया है कि ये इंडियन कल्चर के ओरिजिन और इवोल्यूशन की एक होलिस्टिक स्टडी करें। इस कमेटी को चेयर किया जाएगा KN दीक्षित जी के द्वारा, जो कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के चेयरमैन हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल हैं। मतलब पहले थे, अभी नहीं हैं। और कुछ और भी मेंबर्स होंगे उनके साथ इस कमेटी में। इनको मैंडेट ये दिया गया है कि आपको इंडिया का जो कल्चर ओरिजिनेट होता है और डेवलप होता है, 12,000 साल पहले आप जाइए और देखिए कि इंडिया का कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे डेवलप हुआ, और उसे लेकर आज तक आइए कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। एट द सेम टाइम आप इस चीज़ को भी इवेल्युएट करिए कि जो इंडियन कल्चर है वो बाकी की कल्चर्स के साथ कैसे जुड़ता है, दुनिया के बाकी कल्चर्स के साथ, सभ्यताओं के साथ। तो ये जो काम है वो KN दीक्षित कमेटी को दिया गया है कि वो भारतीय संस्कृति का एक जो इवैल्यूएशन है या उसकी जो स्टडी है वो उसे करें, ये कैसे इवॉल्व हुआ। आर्टिकल हमारा काकाती देवी टेम्पल से रिलेटेड है। इस टेम्पल का निर्माण 13th सेंचुरी में काकतीय डायनेस्टी के द्वारा कराया गया था। काकतीय डायनेस्टी में एक राजा थे जिनका नाम था गणपति देव। उन्होंने ही इस काकाती देवी टेम्पल का निर्माण किया था। इन्होंने जब इस मंदिर को बनाया था उस टाइम पर कुछ यूनिक फीचर थे, जैसे कि आंध्रा के कोस्टल रीजन में काकाती देवी की पूजा करने वाला ये पहला मंदिर बना, और साथ ही साथ जो उस टाइम पर इनका डोमिनियन था, इस किंगडम का जितना फैलाव था उसके बाहर ये टेम्पल का निर्माण किया गया था। ये न्यूज़ में हाल फिलहाल में इसलिए है क्योंकि इस टेम्पल को अब वहाँ की एक लोकल गॉडेस हैं जिनका नाम है बालू सुलम्मा। इन गॉडेस के एबोर्ड में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। एबोर्ड मतलब होता है घर। इनके घर में कन्वर्ट किया जा रहा है। जो गॉडेस बालू सुलम्मा है वो गॉडेस दुर्गा की ही एक अवतार है। टेम्पल के लोकेशन की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में अमरावती कैपिटल के पास में एक जगह है धरानीकोटा, वहाँ पर लोकेटेड है। इस आइडल में अपने आप में कुछ यूनिक फीचर्स हैं, जैसे कि इनका सिटिंग पोस्चर आप देखिए, ये पद्मनासनम सिटिंग पोस्चर है। साथ ही साथ इनकी 8 भुजाएं हैं, 8 हैंड्स हैं। ऐसा आइडल उस टाइम पर काकतीय डायनेस्टी के द्वारा और किसी भी मंदिरों में ऐसा श्राइन या फिर ऐसा आइडल वहाँ पर नहीं रखा जाता था। बात करें काकतीय डायनेस्टी की तो ये 12वीं शताब्दी में ये लोग फ्लरिश करते थे। ये आंध्रा डायनेस्टी थे उस टाइम के। ये लोग वारंगल जगह से रूल करते थे, मतलब इनका सेंटर पोजीशन जो था पूरे काकतीय डायनेस्टी का वो वारंगल था। अप्रॉक्सीमेटली ये 1083 से लेके 1323 CE तक इन्होंने रूल किया था। इन्हीं के टाइम पीरियड पर जब काकतीय डायनेस्टी के अंदर रुद्रमा देवी का टेन्योर चल रहा था तो इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो यहाँ पर विजिट करते हैं और उन्होंने भी इस डायनेस्टी के बारे में अपने लेख में जिक्र किया हुआ है। यहाँ पर सबसे स्पेशल बात ये थी कि इन्होंने इस रीजन को डेवलप करने के लिए बहुत सारे इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए इन्होंने टैंक्स का निर्माण किया था। तो टैंक्स बनाने का इनका एक यूनिक फीचर रहा है। साथ ही साथ इन्होंने हंड्रेड्स के तादाद में हिंदू टेम्पल बनाए थे, जिसमें से गणपति देव, रुद्रमा देवी और प्रतापरुद्र, ये लोग काकतीय डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जिन्होंने मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया था। यहाँ पर कुछ फेमस मंदिरों के नाम दिए गए हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है 1000 पिलर टेम्पल्स, जिनको हम लोग रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल भी बोलते हैं। तेलंगाना में ये मंदिर सिचुएटेड है। ये एक स्टार शेप में है, ट्रिपल श्राइन है इसका, और जिसको हम लोग त्रिकुतलायम बोलते हैं वहाँ पर। ये विष्णु, शिवा और सूर्य, इन तीनों के ऊपर ये मंदिर बनाया गया है। दूसरा है यहाँ पर, ये देख लीजिए, रमप्पा टेम्पल, ये तेलंगाना वारंगल में है। इसके बाद हैदराबाद का गोलकोंडा फोर्ट फेमस है ही है। इसको भी काकतीय रूलर्स के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया गया था। बाद में इसको कुतुब शाही किंग्स का कैपिटल बनाया गया था 1518 से लेके 1687 CE तक। नेक्स्ट आर्टिकल पत्रिका गेट इन जयपुर के बारे में है। ये सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए पत्रिका गेट कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, जयपुर में, और पत्रिका नाम कहाँ से निकल के आता है।
राजस्थान पत्रिका एक न्यूज़पेपर है, आपने सुना होगा। तो राजस्थान पत्रिका ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस ने ये गेट इस्टेब्लिश किया है राजस्थान में। इस गेट में ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के फीचर्स जैसे झरोखा, पोल्स, पेविलियंस, छतरीज, इनकी झलक देखने को मिलती है। आप तस्वीर में देख सकते हो। देखो, राजस्थान सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था महाराज स्वाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 एडी में। उस समय जयपुर सिटी के चारों ओर एक दीवार बनाई गई थी और 8 गेट्स हुआ करते थे। तो उसी लीक पर चलते हुए ये गेट इस्टेब्लिश किया गया है, बनवाया गया है राजस्थान पत्रिका ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस के द्वारा। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक मिशन है, मिशन अनुपम। इस मिशन अनुपम के तहत इस आइकॉनिक गेट को एज ए मोन्यूमेंट बिल्ड किया गया है। वैसे देखो, राजस्थान की हम बात करें, जयपुर की हम बात करें, जयपुर अब एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 2019 में जयपुर हमारे देश की सेकंड सिटी बनी अहमदाबाद के बाद, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकॉग्निशन मिला। इंडिया में टोटल देखो 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 30 तो कल्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं और 1 मिक्स्ड साइट है। ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी इस बार के प्री में भी पूछ सकती है। टोटल जो इंडिया में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनमें से 30 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स्ड हैं। मिक्स्ड कौन सी? कंचनजंगा। अगला आर्टिकल बुद्धिस्ट साइट्स के प्रमोशन के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी जो टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ हैं वेरियस बुद्धिस्ट साइट्स पर, उनके डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाने का मन बनाया है। कई सारे इनिशिएटिव्स या स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं इस पर्पज़ से, जिनको और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। पहला तो है स्वदेश दर्शन स्कीम, जिसमें हम कई सारे स्पिरिचुअल सर्किट्स डेवलप करेंगे, उसमें बुद्धिस्ट सर्किट भी डेवलप किए जाएंगे। टोटल 13 थीमेटिक सर्किट डेवलप किए जाने हैं, जिनमें बुद्धिस्ट साइट्स को भी प्रमोट किया जाएगा। सर्किट कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म होता है कि आप वेरियस पिलग्रिमेज साइट्स को लिंक कर देते हैं। लिंक करने का मतलब यह है कि आप एक साइट पर विजिट करने के बाद इजीली दूसरी और तीसरी साइट पे जा सकते हैं, जिससे कि स्पिरिचुअल टूरिज्म भी अच्छी तरीके से डेवलप हो पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रसाद स्कीम, प्रसाद का फुल फॉर्म है द पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव स्कीम। देखिए, इसमें 30 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पिलग्रिमेज लोकेशंस के इंफ्रा को डेवलप करने की बात करते हैं। आइकॉनिक टूरिस्ट साइट, इसमें बोध गया, अजंता और एलोरा, इन्हें आइडेंटिफाई किया गया है, आइकॉनिक टूरिस्ट साइट के रूप में इन्हें डेवलप किया जाएगा। बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, जिसमें बातचीत होती है वेल स्टेक होल्डर्स के द्वारा अल्टरनेट ईयर्स पर, जहां पर बुद्धिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने, प्रमोट करने की बात की जाती है। और है डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस। देखिए, कई सारे जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं उन पर जो साइनेज है, साइनेज मतलब वो निशान जिस पे हम बताते हैं कि आपको अब इस तरफ जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, आपको ये लोकेशन यहाँ पर मिलेगी, इसे साइनेज कहा जाता है। तो अब साइनेज को वेरियस अदर लैंग्वेजेस में भी वहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज में साइनेज लगाया गया, ताकि जो चाइनीज पिलग्रिम्स हैं उनको हम यहाँ पे उन्हें हम आकृष्ट कर सकें कि वो यहाँ पर आएँ और इन साइट्स को विजिट करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिन्हला लैंग्वेज, जो कि श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसे मध्य प्रदेश के सांची मॉन्यूमेंट्स पर वहाँ के लोकेशंस पे लगाया गया, इंस्टॉल किया गया, ताकि अगर इन देशों से जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं तो वो आसानी से समझ सकें कि उन्हें कहाँ जाना है और कैसे जाना है। एट द सेम टाइम वो एक अटैचमेंट भी फील कर सकें कि अच्छा ठीक है, हमारी लैंग्वेज में भी यहाँ पर लिखा गया है। इसी उद्देश्य से इस प्रकार के डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं। अगला आर्टिकल है वो रोगन आर्ट के बारे में है। ये सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशनल रोगन आर्ट जो है वो पेंडेमिक की वजह से काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ये है क्या? देखिए, रोगन जो वर्ड है इसका मतलब होता है ऑयल, यानी कि तेल। इससे ये अंदाज़ा लग गया कि एक प्रकार की ऑयल पेंटिंग होगी या ऑयल का इस्तेमाल करके इस पेंटिंग को बनाया जाता होगा, इस आर्ट को तैयार किया जाता होगा। ये पर्शियन वर्ड है रोगन, जिसका मतलब ऑयल होता है। ये क्लोथ प्रिंटिंग है, मतलब क्लोथ के ऊपर प्रिंटिंग करके इस आर्ट को तैयार किया जाता है और गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये प्रैक्टिस की जाती है। ये इंडिया में कैसे आई? देखिए, खत्रीज ने, जो कि एक प्रकार की मुस्लिम कम्युनिटी हुआ करती थी सिंध पाकिस्तान में, वो जब इंडिया की ओर आते हैं तो वो अपने साथ ये आर्ट फॉर्म लेकर आते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले तो एक ऑयल इस्तेमाल किया जाता है जिसे कैस्टर ऑयल कहा जाता है। कैस्टर का मतलब होता है रेड़ी। अगर आप किसी विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपने इसे ज़रूर देखा होगा। इसका पौधा कुछ यूँ होता है,
और जो इसके बीज होते हैं वो इस प्रकार से आपको मिलते हैं। कई बार आपने सोशल मीडिया पे इस बीज का इस्तेमाल कोरोना को मीम बनाकर देखा होगा कि वो इस बीज को रख देते थे और कहते थे कि हमने कोरोना पकड़ लिया है। ठीक है, तो ये रेड़ी का ही बीज है। इसको सबसे पहले कोल्ड वाटर में मिक्स करते थे, जहाँ पर वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, फिर उसमें नेचुरल कलर मिलाते हैं और फिर बहुत ही अच्छी तरीके से उसको क्लोथ के ऊपर फ्लोरल या एनिमल ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए जाते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल विष्णुपद टेम्पल के बारे में है। कहाँ पर है ये मंदिर? ये बिहार के गया में है। सुर्खियों में क्यों आया है? पटना की हाईकोर्ट ने उस प्राइवेट बॉडी को लताड़ लगाई है, मतलब धमकाया है उस प्राइवेट बॉडी को जो इस मंदिर को मैनेज करती है। पटना हाईकोर्ट ने कहा उस प्राइवेट बॉडी को जो इस मंदिर को मैनेज करती है कि भैया हर साल लाखों भगत आते हैं इस मंदिर में अपनी श्रद्धा को अर्पित करने के लिए, आप इस मंदिर को ठीक से मैनेज क्यों नहीं करते हो? तो इसलिए ये जो मंदिर है वो सुर्खियों में आया है। इस मंदिर के बारे में बेसिक जानकारी अगर हम डिस्कस करें, टेम्पल का ओरिजिन तो देखो अननोन है, मतलब पता नहीं कब जो टेम्पल है ओरिजिनेट होता है, बट विश्वास ये किया जाता है जो इंदौर की रानी थी अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने अभी का ये स्ट्रक्चर जो है वो बनवाया था 1787 में। अभी स्ट्रक्चर ऑक्टागोनल है, मतलब मंदिर की अभी फिलहाल जो स्ट्रक्चर है उसमें 8 साइड्स हैं और ये टेम्पल गया बिहार में है जैसा हमने डिस्कस किया और फाल्गु रिवर के किनारे पर है। मंदिर देखो फुटप्रिंट्स के लिए फेमस है। ये आप तस्वीर जो देख रहे हो 40 सेंटीमीटर लंबे ये फुटप्रिंट्स हैं और इन फुटप्रिंट्स में 9 सिंबल्स हैं जैसे शंख, चक्र, गदा, ये सब सिंबल्स फुटप्रिंट्स पर हैं। चलते हैं आगे। है वो विश्वनाथ सत्यनारायण के बारे में है। इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी अभी हमने सेलिब्रेट की। यहाँ पर देखिए ये 20th सेंचुरी के तेलुगु राइटर रहे हैं और इन्होंने रामायणा को जो ट्रू तेलुगुनेस है वो प्रोवाइड करवाई। ये अपने पोएट्री, नॉवेल, ड्रामेटिक प्ले, शॉर्ट स्टोरीज और स्पीचेस के लिए जाने जाते हैं। अगर हम इनकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो उन्होंने इस बात पर काफ़ी जोर दिया कि जो एजुकेशन है, लर्निंग है, वो मदर टंग में होनी चाहिए, कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए और नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। 1970 में इन्हें बहुत ही प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क के लिए, दैट वॉज रामायण कल्पवृक्षम। ये पहले तेलुगु राइटर थे जिन्हें ये अवार्ड मिला। इनकी एक नॉवेल रही है वेई पडगलू, जिसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम पीवी नरसिम्हा राव है, आप इनसे अवगत हैं। और जब उन्होंने इसे ट्रांसलेट किया था तो इसे नाम दिया गया था सहस्रफान। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल यानोमामी पीपल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? एक आर्टिकल आया है यानोमामी पीपल के ऊपर कि 1980s के बाद से ही जो इलीगल गोल्ड माइनर हैं उनका अटैक, उनका ऑपरेशन झेला जा रहा है यानोमामी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा। कौन है ये यानोमामी कम्युनिटी के लोग? ये देखो नॉर्दर्न ब्राज़ील और नॉर्दर्न वेनेजुएला के रेन फॉरेस्ट एरियाज और माउंटेन्स में रहते हैं। सर्वाइवल इंटरनेशनल के अनुसार साउथ अमेरिका में ये लार्जेस्ट रिलेटिवली आइसोलेटेड ट्राइब है, मतलब सबसे बड़ी आइसोलेटेड ट्राइब है साउथ अमेरिका में यानोमामी। ये देखो बड़े बड़े सर्कुलर हाउसेस में रहते हैं जिन्हें यानोस या फिर सेबनोस कहा जाता है। आप एक बार ये देखिए, ये जो बड़े बड़े सर्कुलर हाउसेस हैं इनको यानोस कहा जाता है। इनमें एक साथ 400 लोग रह सकते हैं। इनके फेमस कस्टम है कि जो शिकारी शिकार करता है वो खुद उस मीट को नहीं खाता है। और सोसाइटी देखो यानोमामी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छी का मतलब कि डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा होती है, सभी लोग एक दूसरे को इक्वल समझते हैं, कोई चीफ नहीं होता और सभी जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो लंबी डिस्कशंस और डिबेट्स के बाद सर्वसहमति से लिए जाते हैं। अब देखो किसी सोसाइटी में इतनी इक्वलिटी हो तो उसे आप अच्छी ही कहोगे। हाँ, परफेक्ट तो कोई सोसाइटी नहीं होती है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।